रेबीज़ को जब अच्छे से समझते हैं तो उसमें क्या होता है कि रेबीज़ के इन्फेक्शन होने के बाद कुछ तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। क्या होता है कि जैसे जब शुरुआती दौर में होता है तो जेनरिक साइन एंड सिम्टम यानी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल, फॉर एग्जांपल फीवर मिलेगा, पेन मिलेगा, अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। ओके, ये चीज़ें थोड़ा सा अनकॉमन है। अनकॉमन है मतलब हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये सारे साइन एंड सिम्टम स्पेसिफिक डिजीज़ का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब फीवर है, फीवर तो किसी भी इन्फेक्शन में मिल जाता है। पेन इन्फेक्शन है, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, ये चीज़ें हैं तो वहाँ पे पेन आ जाता है। अनएक्सप्लेन अनयूजुअल टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन यानी कि बर्निंग सेंसेशन आना, ऐसा बर्निंग सेंसेशन जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसा इसका कॉज क्या है। या फिर टिंगलिंग सेंसेशन जब मिल रहा होता है वहाँ पे तो वहाँ पे उस टिंगलिंग सेंसेशन का आप स्पेसिफिक कोई कॉज नहीं मिल रहा होता है या फिर कोई रीज़न नहीं मिल रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है। ऑफ द एट द वुंड साइड, ओके, और ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही होती है? अनएक्सप्लेन टिंगलिंग सेंसेशन हो गया या बर्निंग सेंसेशन वुंड साइड पे मिल रहा होता है, यानी जहाँ पे डॉग बाइट कभी हुआ था वहाँ पे ये सारे कंडीशंस मिलते हैं। अब होता क्या है, एज अ वायरस मूव्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स। यानी पहले हम बोले थे कि जब वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्शन पहुंच गया, यानी वायरस का इन्फेक्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया, उसके बाद पर्सन का बचना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रेसिव क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होने लगता है इन्फ्लामेशन। इसको बहुत ही साधारण भाषा में समझे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सूजन होने लगता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सूजन होने लगता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली वो डेथ तक ही लेके जाता है। यानी उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हुए वो सारे स्टेजेस को करते हुए वो ले करके आता है डेथ पे, यानी एंड रिजल्ट वहाँ पे लाता है डेथ। ओके, तो रेबीज़ के जो होते हैं ना, जो रेबीज़ का इन्फेक्शन होता है वो दो तरह का मिलता है, एक फ्यूरियस रेबीज़ और दूसरा है पैरालाइटिक रेबीज़। ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली ये डिवीजन जो है ना, इनमें किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स अपीयर तो उसके बेसिस पे डिवीजन मिलता है। जैसे फ्यूरियस रेबीज, इसमें क्या होता है, रिजल्ट्स इन हाइपर एक्टिविटी, एक्साइटेबल बिहेवियर, हेलुसिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, ये सारे कंडीशंस मिलते हैं फ्यूरियस रेबीज में। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे पेशेंट जो होता है वो हाइपर एक्टिव मिल जाएगा, यानी पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी से उसका ज़्यादा कंडीशंस, उसका बॉडी, उसका माइंड, उसको बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव मिल जाता है। एक्साइटेबल बिहेवियर मिल जाएगा एक्साइटेड कंडीशन में, हेलुसिनेशन उसमें मिलेगा। और क्या, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा हो, कोई पेड़ उठाना हो, कोई भी एक पर्सन, एक हेल्दी पर्सन जो भी कोऑर्डिनेटेड वे में अगर किसी से बात कर रहा है, कोई चीज़ अगर उठा रहा है तो वो सारी चीज़ें उसमें कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाती है। और क्या, बहुत स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम ये है, हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया। ये क्या होता है, रेबीज़ वाले पेशेंट में हमेशा देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या है, तो फियर ऑफ वाटर, एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन इसमें होता है कि एक्सट्रीमली यहाँ पे डेवलप हो जाता है क्या, थर्स्ट। ओके, यानी यहाँ पे थ्रस्ट तो बहुत बड़े लेवल पर डेवलप होता है, यानी पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसको पानी चाहिए होता है, पानी चाहिए। लेकिन जब पेशेंट को पानी दिया जाता है तो उससे लगता है उसको डर। अगर आप लोग डॉग वगैरह देखें तो रेबीज़ के डॉग्स में, यानी जो डॉग्स रेबीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें भी ये कंडीशन मिलता है हाइड्रोफोबिया क्या, यानी उन्हें भी पानी से डर लगता है। यानी जिन कुत्तों को रेबीज़ का इन्फेक्शन होता है उन्हें भी पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक्सेसिव डर लगता है। और इस पेशेंट में भी मिलता है हाइड्रोफोबिया, यानी उन्हें पानी से डर लगता है। और क्या, बुरा स्थिति यह है कि उसमें थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे थ्रस्ट मिलेगा, यानी पर्सन को, उस पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्या है कि उसे पानी से डर लगता है। और क्या मिलता है, एरोफोबिया, यानी उसे फ्रेश एयर से भी डर लगता है, यानी फ्रेश अगर विंडोज़ ओपन कर दें या सिर्फ फ्रेश एयर आने दे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है उस पेशेंट में उससे भी उसे डर लगता है। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम मिलता है। डेथ अकर्स आफ्टर अ फ्यू डेज ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो डेथ होता है ना वो कुछ ही दिनों में हो जाता है, अ फ्यू डेज। क्या है कि बहुत हाइपर एक्टिव, एक्साइटेबल, बहुत सारी चीज़ें, इसमें ड्रामा बहुत ज़्यादा मिलता है। डेथ जो होता है फ्यू डेज में, साइन एंड सिम्टम इस तरीके के हाइपर एक्टिविटी शो होगा और अल्टीमेटली डेथ होगा। क्यों होगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट।
इसके भी बहुत सारे अब डिटेल जो हम लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में एक्चुअली उस पर्सन में क्या हो जाता है, उस पर्सन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हार्ट और लंग्स ये दोनों काम करना बंद करते हैं या फिर इनके फंक्शन कंप्लीट अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली उस पर्सन में डेथ होता है। और सेकंड क्या है, पैरालाइटिक रेबीज। ये क्या है, अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन केसेस। क्या है कि जितने भी ह्यूमन केसेस रेबीज के आते हैं उसका 20% तो पैरालाइटिक रेबीज होता है। ओके, दिस फॉर्म ऑफ रेबीज रन्स अ लेस ड्रामेटिक यूजुअली लॉन्गर कोर्स देन फ्यूरियस फॉर्म। पहले बोले थे कि यहाँ क्या होता है, ड्रामा बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यह है लेस ड्रामेटिक यूजुअली लॉन्गर देन कोर्स ऑफ द फ्यूरियस फॉर्म। यहाँ पे फ्यू डेज में डेथ मिलता है, पर यहाँ पे डेथ यहाँ पे भी है। पहले बोले थे कि रेबीज का इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा यानी डेथ कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डेथ जो होता है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग लंबा खींचता है। इसमें क्या होता है, मसल्स ग्रेजुअली बिकम पैरालाइज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द वुंड साइड। ओके, मसल्स इसमें जो होता है ना, यानी यहाँ पे पैरालाइटिक रेबीज में यहाँ पे क्या होता है, मसल्स में पैरालाइसिस होने लगता है। पैरालाइसिस स्टार्ट कहाँ से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन का पैर है, पैर हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं और यहाँ पे बाइट किया था, डॉग बाइट यहाँ पे हुआ था। ओके, तो पैरालाइसिस इस वुंड साइड से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ से मसल्स जो पैरालाइज्ड होना यहाँ से स्टार्ट होता है। अ कोमा स्लोली डेवलप्स एंड इवेंचुअली डेथ अगर। फिर क्या होता है, जो पैरालिसिस स्टार्ट हुआ है फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पे उस पेशेंट हम लोग को देखने को मिलता है कोमा, यानी पेशेंट कोमा में जाता है और धीरे 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 इवेंचुअली वो डेथ यानी धीरे धीरे वो मौत के नज़दीक पहुँचता है, फिर उसकी मौत होती है। द पैरालाइटिक फॉर्म ऑफ रेबीज आर ऑफन मिसडायग्नोज कंट्रीब्यूटिंग द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द डिजीज। रेबीज वाले कंडीशन में क्या होता है, रेबीज के पेशेंट में या फिर क्या होता है कि ये इसका साइनम सिम्टम तुरंत अपीयर नहीं होता है। ऐसा है कि डॉग बाइट हुआ, अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, प्रिवेंशन के हुई जो भी हम आगे हम लोग देखने वाले हैं, अगर वो सही चीज़ें प्रिवेंशन नहीं हुई, अगर सही मेथड्स का उपयोग नहीं किया गया तो क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। लोगों को पता नहीं होता है कि इन्फेक्शन किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। तो उन्हें लगता है कि डॉग बाइट हुआ, एक दिन दो दिन वो तो वुंड जो हुआ था वो वुंड ठीक हो गया। अब उन्हें आइडिया नहीं होता है कि वायरस किस तरीके से बॉडी के अंदर अपना इन्फेक्शन को स्प्रेड किया जा रहा है, और वो उसका साइनम सिम्टम अपेयर होने 5 साल 10 साल इवन 15 साल भी लग सकते हैं। और 15 साल बाद जब वो इन्फेक्शन स्प्रेड होकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट कोई भी चीज़ें उस पर्सन को ऐसे जिंदा नहीं कर सकते। उसका सिम्टमेटिक अगर फॉर एग्जांपल कि अगर वो उसको फीवर आ रहा है तो आप फीवर का पैरासीटामोल दे करके उसके फीवर को डाउन कर दीजिएगा, पर लेकिन वो जो इन्फ्लामेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कर रहा है, जो डैमेज वो कर रहा है, आप किस हद तक वहाँ पे उस वायरस के अगेंस्ट ऐसा हम लोगों के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हम उस चीज़ को रोक सकें। होता क्या है कि जब कई साल बाद जब ये साइनम सिम्टम अपीयर होता है, जब डॉक्टर्स के पास लेके जाते कि ये कंडीशन आ रहा है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस भी सही तरीके से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप 10 साल और 15 साल की हिस्ट्री कोई रैंडमली उठा करके नहीं बता सकता है। कोई नॉर्मल सिविलियन पर्सन है जो नॉर्मल डे टू डे वर्क कर रहा है, एक लेबर पर्सन है जो अपना डे टू डे लेबर कर रहा है, उसे इस चीज़ की आइडिया नहीं होगा कि वो किस तरीके से डॉग बाइट उसका ये कंडीशन लेके आ सकता है। तो ये मिसडायग्नोस भी होता है। रेबीज को कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस वगैरह जो जैसे क्या है कि रिलायबल हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विथ rabid animals और स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक हाइड्रोफोबिया एंड एरोफोबिया। बेसिकली क्या है कि रेबीज़ का जो हम लोग स्पेसिफिक डायग्नोसिस करते हैं तो बेसिकली उसके लिए एंटीजन टेस्ट होते हैं, स्किन बायोप्सी होते हैं। तो इस पर क्या है कि इसके बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसेसेस हैं, तो हम जल्दी से जल्दी कैसे कंफर्म कर सके या उसका डायग्नोसिस कर सके कि हाँ ये केसेस रेबीज़ का है, तो वहाँ पे रिलायबल हिस्ट्री हमको मिलना चाहिए। क्या, किस चीज़ का? कॉन्टैक्ट विद द रेबीज़ एनिमल्स। बेसिकली क्या है, जो रेबीज़ एनिमल डॉग बाइट वगैरह हो गया, मंकी बाइट या फिर कैट बाइट, इस तरह के कंडीशंस का जो हम लोग को अगर रिलायबल हिस्ट्री मिल जाए कि हाँ इस चीज़ का कि इस पर्सन को हिस्ट्री है कि ये डॉग बाइट से सफ़र किया है, इन सारी कंडीशन, तो वहाँ पे सिम्टम्स क्या, और उस पर्सन हम लोग को सिम्टम्स अगर मिल जाए हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया, सेम चीज़ कि वाटर से फियर हो, यानी पानी से डर लग रहा हो और फ्रेश एयर से डर लग रहा हो, तो यहाँ ये सारे सिम्टम्स अगर किसी पर्सन में अपीयर हो रहे हैं तो हम लोग ये डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ ये कंडीशंस रेबीज़ का ही लग रहा है। वंस सिम्टम्स इमर्ज एंड डेथ इज इनएविटेबल। ऐसा नहीं कि थैनोस जैसे कहता था कि आई एम इनएविटेबल, तो
सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे रेबीज़ के कंडीशन में अगर साइन एंड सिम्टम अपीयर हो गया, इन्फेक्शन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्प्रेड हो गया, फिर डेथ इनएविटेबल है, यानी उस मृत्यु को फिर कोई नहीं रोक सकता है। फिर अब इसका प्रिवेंशन क्या क्या है? बहुत बेसिक चीज़ें क्या, वैक्सीनेटिंग डॉग, ये जैसे बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि आप जो एक इंडिया में नया कल्चर आ गया है कि पेट डॉग्स का। बेसिकली क्या है कि पहले लोग डॉग्स पालते थे, पहले भी पेट डॉग्स होते थे, पर क्या अब क्रॉस ब्रीडिंग बेसिकली क्या है कि एक कमर्शियलाइज कर लिया गया है चीज़ों को। तो ये कमर्शियलाइजेशन की वजह से क्या है कि इस तरह की चीज़ें, अगर वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है जो पेट डॉग्स हैं उनका, तो फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, वैक्सीनेशन वाला प्रॉब्लम पेट डॉग से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, जो ऐसे सड़क पे चल रहे होते हैं ना, तो इनका प्रॉब्लम होता है। बेसिकली क्या है, इनका पॉपुलेशन बस ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा होता है बिना कोई कंट्रोल के, बिना कोई वैक्सीनेशन के। तो इनमें जो है ना, ऐसे स्ट्रे डॉग्स में तो जो सड़क पे चलने वाले कुत्ते जो होते हैं, गली के कुत्ते जैसे समझे, वहाँ पे ये कंडीशंस रेबीज़ का इन्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, तो उनको क्या वैक्सीनेट किया जाए, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है प्रिवेंशन में? अवेयरनेस, क्या, पब्लिक एजुकेशन फॉर बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स ऑन डॉग्स बिहेवियर। हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं डॉग्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं, और दूसरी क्या है, पब्लिक अवेयरनेस आप किन को देंगे, एडल्ट्स को और चाइल्ड को। बेसिकली हम लोग अगर याद हो, इनिशियली बोले थे ना कि लेस देन 15 ईयर्स, जो लेस देन 15 ईयर्स वाले केसेस थे, यानी ऐसे लोग जो इन्फेक्टेड थे वो लगभग 40%, यानी ज़्यादातर बच्चे इसमें इन्फेक्शन के शिकार हो रहे थे। तो उनको अवेयर किया जाए किस चीज़ के बारे में, कि डॉग्स बिहेवियर, यानी कुत्तों का जो बिहेवियर होता है ना, उसमें भी चेंजेस आता है। एक नॉर्मल डॉग्स और एक रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग में उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या है कि डॉग्स बिहेवियर में चेंजेस होता है अनकैरेक्टरिस्टिक अग्रेशन, बिना मतलब का उस डॉग में आप देखेंगे कि वो अग्रेसिव हो जा रहा है, एक्सेसिव ड्रोलिंग, यहाँ पे स्लाइवेशन ज़्यादा होने लगता है, डॉग्स बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर, ये बहुत कॉमन चीज़ है। अफ्रेड ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया डॉग्स में देखने को मिलेगा, इरिटेबल, बाइटिंग एट देयर ओन टेल्स, डॉग्स जो होते हैं ना वो अपने टेल्स पे ही बाइट करने लगते हैं। तो ये सारी बिहेवियर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स में। ओके, तो अब प्रिवेंशन के 2 स्टेप तो हम लोग समझ गए कि वैक्सीनेटिंग द डॉग्स, अवेयरनेस। तीसरा है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। हम लोग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की थोड़ी देर पहले बात किए थे, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसके बाद हम लोग पोस्ट एक्सपोजर के डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में क्या है, इट इज़ रिकमेंडेड फॉर पीपल इन हाई रिस्क ऑक्यूपेशन। ऐसे लोगों के लिए ये रिकमेंड किया जाता है जो हाई रिस्क ऑक्यूपेशन है, जिनका जैसे क्या लेबोरेटरी वर्कर्स हो गए, जो क्या है कि रेबीज़ के वायरस को हैंडल करते हैं, वहाँ पे रेबीज़ जो भी वर्क करते होंगे, चाहे उन पे रिसर्च करना हो, उन पे टेस्टिंग करना हो, तो वो सारे लोग, वो लेबोरेटरी वर्कर, पीपल हुज प्रोफेशनल और पर्सनल एक्टिविटीज़ माइट लीड टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल्स। ऐसे लोग जिनका प्रोफेशनल वर्क है या पर्सनल वर्क भी ऐसा है ना कि जिसके वजह से क्या हो सकता है कि वो लोग इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं, यानी रेबीज़ के कांटेक्ट में आ सकते हैं। वहाँ पे क्या है, एनिमल डिजीज कंट्रोल स्टाफ हो गए या फिर वाइल्ड लाइफ रेंजर्स हो गए, तो इनका प्रोफेशनल वर्क हो गया। या फिर कुछ लोग होते हैं जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स के रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एडवाइस किया जाता है। अब बात ये है कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है, बेसिकली होता है इसमें ये है कि यहाँ पे ना जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल वगैरह के 3-4 स्टेप्स हैं, तो इसमें कुछ 2 या 3 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, तो वो वैक्सीन का इनको कोर्स कंप्लीट करना होता है, तो वो हो गया प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में। यानी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस को अगर बहुत आसान भाषा में हम समझें तो ये ऐसा बचाव का तरीका है जिसमें क्या हो कि पर्सन डॉग बाइट या इन्फेक्शन आया नहीं है, भविष्य में कभी आ सकता है उस पर्सन को, यानी एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा पर्सन जिसका वर्क ऐसा है, जिसका काम ऐसा है कि जिसको इस बात के चांसेस है कि वो इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ सकता है, यानी वो इन्फेक्टेड हो सकता है, उससे बचने के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लिया जाता है। अब WHO क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू WHO प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस डज नॉट रिप्लेस द नीड ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। एनी पर्सन एक्सपोज टू अ सस्पेक्टेड रैबिड एनिमल शुड सीक पोस्ट एक्सपोजर केयर। ओके, तो यहाँ पे WHO कहता है कि आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लीजिए, लेकिन
जब अगर आप इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ गए, यानी डॉग बाइट वाला कंडीशन मिल गया या फिर वायरस के कांटेक्ट में आप आ रहे हैं, तो आप ये सोच के नहीं बैठ जाइए कि अच्छा हमने तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। WHO कहता है कि इसके बावजूद भी आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेने के बावजूद भी आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेना पड़ेगा, यानी उसके जो भी प्रोसेसेस हैं, जो स्टेप्स जो हम आगे डील करने वाले हैं, तो उन सारे प्रोसेसेस को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि क्या है कि आप इन्फेक्शन से बच सकें। ओके, तो अब है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ये क्या है? तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू अ रेबीज एक्सपोजर। दिस प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम एंटरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली क्या है कि जब हम लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में बात कर रहे थे तो उस टाइम बोले थे कि जब वायरस या फिर रेबीज का जो इन्फेक्शन है उसके एक्सपोजर यानी उसके कांटेक्ट में आने से पहले ही वो प्रोफाइलेक्सिस लिया जाता है। पोस्ट एक्सपोजर क्या है? ये है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो वो आपको करने होते हैं। और ये क्या करता है, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का काम होता है अचानक किस चीज़ से, तो वायरस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर होने से रोकता है। अगर इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए, यानी एक हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहा है और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया कि वो वायरस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं होने देता है, तो उसने ऑलमोस्ट जंग जीत लिया है। यानी वो इन्फेक्शन को रोक रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पहुंच रहा है, यानी वो पर्सन हेल्दी रह जाएगा, यानी पर्सन सर्वाइव कर जाएगा। अब क्या है? अ वेल परफॉर्म वुंड असेसमेंट ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ। इसमें चीज़ है कि एक क्या वुंड असेसमेंट, यानी वुंड असेसमेंट होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एक्सटेंसिव वुंड वॉशिंग, वुंड वॉशिंग की बात कर रहे हैं, यानी विथ वाटर एंड सोप फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट सून आफ्टर एक्सपोजर। यहाँ पे बताया गया कि जब आपको डॉग बाइट, यहाँ पे वुंड की बात हो रही है, तो डॉग बाइट यानी डॉग बाइट इस साइड पे होगा, उस साइड पे मिलेगा वुंड। अब हम लोग इस वुंड की बात करें, यानी कुत्ते के काटने से बना हुआ जख्म या घाव जो होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग इस वुंड की। तो होता क्या है कि इस वुंड को एक्सटेंसिवली आपको वॉश करना होता है विथ वाटर एंड सोप फॉर एटलीस्ट 15 मिनट। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि ये वाटर की जो बात कर रही है ना, तो ये डायरेक्ट फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, ठीक है? यानी आप एक टैप वाटर ऑन कर दें और सोप से उसको क्लियर करें और उसको वाटर को फ्लो करने दें। अगर कहीं पे वाटर की स्कार्सिटी है तो वहाँ पे अगर अदर मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि डायरेक्ट फ्लोइंग स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम वाटर होना चाहिए, यानी वहाँ पे जो वाटर का फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए। उससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल वुंड है, यहाँ पे कुछ डिब्रीज वगैरह हैं या फिर कुछ इन्फेक्टेड मटेरियल है, तो क्या है कि अगर वाटर डायरेक्टली फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, आप एक टैप वाटर है फॉर एग्जाम्पल कि एक टैप वाटर, अब डायरेक्ट फ्लो टैप वाटर से अगर पानी आ रहा है, मान लीजिए ये टैप है और ये वाटर, तो टैप वाटर से अगर डायरेक्ट पानी आ रहा होगा तो उससे क्या होगा कि अगर जैसे इसके सामने अगर वुंड हम लोग ला रहे हैं तो क्या होगा, इसमें डिब्रीज वगैरह जो होगा, क्लियर वाटर, यहाँ पे क्लीन वाटर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिब्रीज वगैरह हो गए या फिर इन्फेक्टेड मटेरियल होगा, सलाइवा होगा, वो सारे क्लीन होने में काफ़ी आसानी होगा। अगर क्या होगा कि इकट्ठा एक बकेट में आप पानी इकट्ठा कर दो और उसमें उस वुंड वाले पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर लेग है, लोअर लिम्स की बात कर लें, अगर वो वहाँ पे डाल देना, उससे क्लीन होगा। बट आप बेसिक कॉमन सेंस की यहाँ पे बात आ जाती है कि आप बकेट में पानी रुका हुआ है, वो इन्फेक्टेड मटेरियल फिर से उस वुंड में इंटर कर सकता है। लेकिन अगर क्लियर एक रनिंग वाटर हम लोग को मिल रहा है तो वहाँ पे ये चीज़ें, तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से और भी अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। तो ये गलती हम लोग को काफ़ी जगह देखने को मिलती है, तो इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंसिवली आपको डिटेल में बताया है। अ कोर्स ऑफ रेबीज वैक्सीन, इसका मैं आगे डिटेल कर रहा हूँ कि ये कोर्स क्या है रेबीज वैक्सीन का, कि ये कितने डोजेज होते हैं या फिर किस तरह के पेशेंट को किस तरह के ट्रीटमेंट या किस तरह का वैक्सीन दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इनटू द वुंड इफ इंडिकेटेड, यहाँ पे रेबीज सीरम आते हैं एक्चुअली, तो अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि सीरम का यूज़ करना है तो फिर वुंड में सीरम का यूज़ किया जाता है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में ये बेसिकली ये 3 चीज़ें आती हैं जिसका हम लोग को ध्यान रखना है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में जब हम लोग वैक्सीन देंगे या फिर उसके जो प्रोसेसेस हैं तो उसको देने के बीच कुछ कैटेगरीज डिवाइडेड, क्या है कि कैटेगरीज ऑफ कांटेक्ट विथ सस्पेक्टेड रैबिड एनिमल्स, यानी कि क्या है कि जो पर्सन किस तरीके के लेवल के कांटेक्ट, यानी
ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ये कैटेगरीज डिवाइड किया गया, जैसे 1 2 3 कैटेगरी 3। तो अलग अलग कैटेगरीज है और अलग अलग कैटेगरीज में क्या हम लोग जो ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के मेथड जो प्रोवाइड करेंगे वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे क्या कैटेगरी 1 क्या है, तो टचिंग और फीडिंग एनिमल्स, और क्या एनिमल लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन, नो एक्सपोजर, यानी कोई ब्लड कांटेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे से टचिंग या फीडिंग वाला कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, टीटी का इंजेक्शन, जिसमें हम लोग टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन है। तो यहाँ पे आप अगर आप हॉस्पिटल में बेसिकली कंप्लेन लेके जाते हैं तो वहाँ पे बस टीटी टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन जो 0.5 ml होता है और IM लगाया जाता है, ये किया जाता है। और क्या वहाँ पे वॉशिंग द एरिया, ये आपको सबसे पहले एडवाइस किया जाता है कि अगर डॉग बाइट या किसी भी कंडीशन में हो ना, तो आप वॉशिंग द एरिया, जिस एरिया में आपको लगे कि यहाँ पे लिक किया गया है उस एरिया को आप अच्छे से सोप एंड वाटर से अच्छे से क्लीन करें। कैटेगरी 2 क्या है, निबलिंग ऑफ अंडर कवर्ड स्किन, माइनर स्क्रैचेस और अब्रेजन विदाउट ब्लीडिंग, यानी एक्सपोजर यहाँ पे मिल रहा है। होता क्या है कि ऐसे स्किन का पोर्शन जहाँ पे आपको छोटा सा कट लग रहा है बट ब्लड नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें, या फिर माइनर स्क्रैचेस हैं, अब्रेजन है, विदाउट ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि वुंड वॉशिंग आपको सजेस्ट किया जाता है। फिर वुंड वॉशिंग क्या, वही सेम चीज़ कि कंटिन्यूसली रनिंग वाटर में 15 मिनट सोप एंड वाटर से उसको आपको क्लीन करना है। तो ये वुंड वॉशिंग, टेटनस टॉक्साइड यहाँ पे भी किया जाता है। और क्या है कि ARV यानी एंटी रेबीज वैक्सीन जो है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। अब ये देने का क्या क्या प्रोसीजर है वो हम लोग आगे देखेंगे। कैटेगरी 3 क्या है, सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स और स्क्रैचेस, कंटामिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्रोकन स्किन विथ स्लाइवा फ्रॉम एनिमल लिक्स, एक्सपोजर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बैट्स, सीवियर एक्सपोजर। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये 3rd कैटेगरी, यहाँ पे आप सिंगल या मल्टीपल कट्स लग रहे हो, ब्लीडिंग आ रहा हो, या फिर एक और चीज़ म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्ट हो रहा हो, वो सारी चीज़ें। एक यहाँ पे बैट के इन्फेक्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब ये जो है ना सीवियर एक्सपोजर होगा उस कंडीशन में क्या किया जाए, वुंड वॉशिंग, बिल्कुल वुंड वॉशिंग, फिर वही प्रोसीजर आपको कंटिन्यू करना है। और क्या है, इमीडिएट ARV एंटी रेबीज वैक्सीन जो है इमीडिएटली आपको देना है। और क्या है, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो सीरम होता है वो भी यहाँ पे एडवाइस किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ARV का क्या क्या, मतलब एंटी रेबीज वैक्सीन किस तरीके से किस डोजेज में देंगे। तो बेसिकली इसका जो होता है ना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में, यानी ये मान लीजिए कैटेगरी 3 की हम बात कर ले या कैटेगरी 2 की बात कर ले जहाँ पे ARV की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या है Day 1, Day 0, Day 3, Day 7 और Day 28। बेसिकली क्या है 4 दिन में 4 डोजेज होते हैं। ओके, ये ARV के 4 डोजेज होते हैं। ये इसका कोर्स समझ लीजिए कि ARV यानी एंटी रेबीज वैक्सीन का जो कोर्स होगा ना वो 4 दिनों का होता है या 4 डोजेज का होता है। Day 0 क्या कि जिस दिन आपको बाइट हुआ है, डॉग बाइट या डॉग बाइट का इन्फेक्शन आपको आ रहा है, उसी दिन इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल आपको उस दिन वो वैक्सीन लेना है। और उसके तीसरे दिन, 7वें दिन और 28वें दिन ये आपको ARV के वैक्सीन है। अब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हम लोग जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे बोले थे कि वहाँ पे वैक्सीन लिए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि 3 डोजेज होते हैं, 3 दिन का होता है, 3 डोजेज होते हैं। Day 0, Day 3 और Day 21 या 28 लिया जाता है। होता क्या है कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस वहाँ पे एक्सपोजर तो हुआ नहीं रहता है, वहाँ पे डॉग बाइट या ऐसा वहाँ पे ऐसा होता है कि फ्यूचर में ऐसा हो, यानी फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए तो वहाँ पे फर्स्ट डे आप जाके ले लें Day 0 यानी फर्स्ट डे, सेकेंड कब 7 डे पे, 3rd डोज कब लेंगे आप 21 डेज पे या 28 डेज पे। पहले 28 डेज पे अब 21 डे पे भी दिया जाता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होंगे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के। एक ऐसा पर्सन इमेजिन कर लेते हैं कि जो हाईली स्ट्रे डॉग्स का पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ही स्लम एरिया में रहता है। वहाँ पे क्या हुआ कि कैटेगरी 3 का उसको डॉग बाइट हुआ, कैटेगरी 3 का डॉग बाइट एक्सपोजर हुआ, तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, वुंड वॉशिंग, इमीडिएट ARV और इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यानी सीरम जो था वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे TT भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो टेटनस टॉक्साइड, वुंड वॉशिंग। अब कैटेगरी 3 की जब बात कर रहे थे यहाँ पे भी TT छूट गया था, अब ऐड कर लीजिए टेटनस टॉक्साइड क्या है। ठीक है, तो वुंड वॉशिंग, टेटनस टॉक्साइड, इम्यूनोग्लोबुलिन और ARV ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है जो हाईली स्ट्रे डॉग्स के पॉपुलेटेड एरिया में रह रहा है, किसी स्लम एरिया में रह रहा है, वहाँ पे उसको कैटेगरी 3 का डॉग बाइट आया।
जिसके बाद क्या हुआ, उसको ये सारे केयर प्रोवाइड किया गया। फिर अगले साल क्या हुआ, फिर उसको डॉग बाइट हो गया और भी कैटेगरी 3 का था। यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो वहाँ पे होगा कि हम लोग टेटनस टॉक्साइड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि टेटनस टॉक्साइड का वैलिडिटी लगभग 5 ईयर्स तक होता है, यानी 5 ईयर, एक डोज के बाद ये 5 ईयर्स तक वैलिड होता है। ठीक है। और क्या है कि रेबीज सीरम जो है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी नहीं देंगे। एक, क्योंकि ये लाइफ सिंगल टाइम, होल लाइफ में 1 टाइम, ठीक है, एक बार ही दिया जाता है। और इसमें अब 1 साल बाद हो रहा है, वहाँ पे ARV3 जो है 0 डेज और 3 डेज, बस ये 2 डोज वहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि पिछले साल तो कंप्लीट कोर्स किया था, याद रहे, ये कंडीशन तब बताया जा रहा है जब पिछले साल वो कोर्स कंप्लीट किया था ARV का। आई होप आप लोगों को रेबीज से रिलेटेड सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। और अगर आप लोगों को इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।